आरजेडी से किनारा करेगी कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कांग्रेस नेता शकील अहमद खान का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस को अपने रास्ते पर चलने की जरूरत है उन्होंने कहा है, और ये भी कहा कि आरजेडी के साथ रहने से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। कांग्रेस की राजनीतिक लाइन स्पष्ट होनी चाहिए, जिसके साथ रहने से कोई फायदा नहीं उससे हट जाना चाहिए। बैसाखी के सहारे कांग्रेस बिहार में मजबूत नहीं हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बड़ा सवाल, क्या महागठबंधन टूट जाएगा? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा बयान शकील अहमद खान ने दिया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने रास्ते पर चलने की जरूरत है। आरजेडी के साथ रहने से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। कांग्रेस की राजनीतिक लाइन स्पष्ट होनी चाहिए। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। और बड़ा सवाल फिलहाल बिहार की राजनीति में, क्या आरजेडी से किनारा करने वाला है कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार अंदरूनी कलह से भी काफी ज्यादा परेशान है, और ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता की तरफ से ये बड़ा बयान। चुनाव के बाद दिल्ली में एक समीक्षा बैठक हुई और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने वो तमाम लोग जिन्होंने चुनाव लड़ा उनको बुलाया। जो हमारे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे राज्यसभा के हो लोकसभा के, उनको बुलाया। उसके बाद फिर जिले के अध्यक्षों की बैठक पटना में हुई, और आम बातें वहाँ यही थी कि आखिर कारणों की तलाश की गई। तो एक मेजर कारण ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी को अपना रास्ता खुद तैयार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यह जमीन है, और जहाँ तक समीकरणों का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कुछ लोग नहीं आते हैं, और कुछ उसके ठोस कारण हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से अपने नारे के साथ चलना चाहती रही है, न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पर। इस नारे में बहुत दम है, और गरीबों का हाथ और गरीबों का साथ, ये 2004 का नारा हम लोगों ने लगाया था, उसका हमको लाभ मिला था। तो जिस काम का लाभ मिले वही करना चाहिए ना। राजनीति में भी राजनीतिक लाइन तय होनी चाहिए। बिहार जैसे प्रदेश में जहां ये तजुर्बे हमने किए, खट्टे मीठे जैसे भी रहे, व्यक्तिगत तौर पे कोई किसी से कोई मरमाहत नहीं है, लेकिन जो लाभकारी काम नहीं है उस लाभ को, अगर लाभ नहीं तो उसको छोड़ देना चाहिए। यह मेरी ही राय नहीं थी, बल्कि वहां पे पहुंचे हुए तमाम 60 के 60 एमएलए कैंडिडेट और जिला अध्यक्षों की राय है। तो कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस को अपने रास्ते पर चलने की जरूरत है। शकील अहमद खान के इस बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है, और इस दिशा में सभी दल अपने अपने संगठन की मजबूती और पार्टी की मजबूती के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। उसको जिस तरह से प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, जिस तरह से विपक्षी दल एनडीए के लोग इसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अब समझ में आ रहा है कि आरजेडी उसको सोख चुका है, और जिसके कारण ये लोग अलग अलग अब अपना डपोर संखी, अपने अपने भ्रष्टाचारियों का जो जमात है उसको लेकर के पुनः अलग अलग हो जाएंगे, चूंकि सांप और न्योला एक साथ नहीं रह सकता है। देर ही सही, लेकिन सद्बुद्धि तो आया है। वैसे भी डूबता नाव पे कोई भी सवार नहीं होना चाहता है, और लालू प्रसाद यादव जी का जो आतंक का राज था, तेजस्वी यादव जी पे जो घोटाला है, उससे तो कांग्रेस पार्टी अब कम से कम निकलने का मन बना लिया, सद्बुद्धि आ गई। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं। बिहार कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बैठक से नदारद रहे कांग्रेस के विधायक। 5 में से केवल 2 विधायक ही इसमें शामिल हुए। 3 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। मनरेगा नाम को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी, और इस बैठक में कांग्रेस के सिर्फ 2 ही विधायक पहुंचे, और 5 में से केवल 2 विधायक पहुंचे हैं। 3 विधायक इसमें नदारद रहे हैं। अब ऐसे में कई सवाल भी उठेंगे कि आखिर कांग्रेस के विधायक इस बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए। तो मनरेगा नाम को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी, जिस पर मंथन करना था, लेकिन कांग्रेस के सिर्फ 2 ही विधायक बैठक में मौजूद रहे। बुलाया गया, लेकिन सभी 2 ही विधायक पहुंचे हैं। देखिए, दो तो यहाँ पे 3 विधायक बैठे हुए हैं, बाकी विधायक अपनी सहमति भेजी है। बाकी है, देखिए, कभी भी ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि कोई कहीं से भी काम कर रहा है, काम इम्पोर्टेंट है। इस ये धारणा के सफलता इम्पोर्टेंट है। सब अपने अपने हिसाब से लोग काम कर रहे हैं।
मकर संक्रांति के बाद क्या बड़ा खेल होगा? मंत्री संजय सिंह ने ये बड़ा दावा किया है। संक्रांति के बाद कांग्रेस में टूट होगी, ये दावा उनकी तरफ से किया गया। ये भी कहा गया कि एनडीए के संपर्क में कांग्रेस के सभी विधायक हैं और मकर संक्रांति के बाद एनडीए में ये सभी कांग्रेस के एमएलए शामिल हो जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये बड़ा बयान मंत्री संजय सिंह का बड़ा दावा। आप देख रहे होंगे कि इन लोगों में जो भी इनके विधायक हैं उनको अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो बैठक में उस दिन देख रहे हैं कि बोल दिए। उसके बाद कल मधुबनी में आप देख रहे होंगे कि जो घटना हुई है, मारपीट की घटना हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस सब का कारण वही है कि लोग अब जो भी है वो देख रहे हैं कि एनडीए की सरकार विकास कर रही है। एनडीए की सरकार जो है वो बिहार में गरीबों की सरकार है और सारे आने वाले समय में देखिएगा कि सब संपर्क में है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द खरमास के बाद सभी 6 को 6 विधायक आ जाएंगे। मकर संक्रांति के बाद कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए में शामिल होंगे। पीएचईडी मंत्री संजय सिंह के इस बयान पर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पीएचईडी मंत्री संजय सिंह जी ने जो कहा है वह जमीनी हकीकत को दर्शाता है। कांग्रेस के विधायक खुद अपनी पार्टी की नीतियों और नेतृत्व से असंतुष्ट हैं। यही वजह है कि वे एनडीए के संपर्क में हैं। यह एनडीए की मजबूती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर बढ़ते भरोसा का प्रमाण है। 14 के बाद जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होगा वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होगा। एनडीए सुशासन, विकास और स्थिर सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, सरकार में बैठे लोग 202 सीट का बहुमत लाकर भी बेचैनी में है। ये बता रहा है कहीं न कहीं सरकार के अंदर ऑल इज नॉट वेल है। और ये सरकार के माननीय मंत्री कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक संपर्क में हैं, कोई कह रहे हैं आरजेडी के विधायक टूटेंगे। ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं। इसका मतलब है कहीं न कहीं एनडीए में टूट का खतरा बना हुआ है। पटना में जहां विधायक लोग रहते हैं सबके घर अगल बगल ही हैं। अलग अलग दलों के विधायक लोग एक साथ रहते हैं। अलग अलग दलों के विधायक रोज मॉर्निंग वॉक करते हैं, शाम में एक जगह बैठ के चाय नाश्ता करते हैं। सबके संपर्क में है। तो क्या सबने अपनी अपनी पार्टियां बदल ली? सुबह इस पार्टी में, शाम में उस पार्टी में, दोपहर में मन हुआ किसी और के संपर्क में आए तो उसकी पार्टी में चले गए। हम प्रवक्ता लोग रोज डिबेट में एक दूसरे से मिलते हैं अलग अलग पार्टियों के, तो हम भी संपर्क में, तो हम पार्टी बदल ले रहे हैं। अरे सुबह सुबह उठ के कुछ बकवास करनी है, बकवास कर देनी है, कुछ भी आके मीडिया के सामने कर दे रहे हैं लोग। इनके संपर्क में है, उनके संपर्क में है, करते रहने दीजिए बकवास। बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले महागठबंधन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। दावे कितने खोखले साबित हुए सबको मालूम है। अब जब इतनी करारी हार हो चुकी है तो जो उनकी तरफ से जीते हुए विधायक हैं उनका भी रुझान एनडीए की तरफ है। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होगा कि खड़मास के बाद अगर उनकी तरफ से लोग हमारी तरफ चले आते हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में भरोसा करते हुए। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां फर्जी नौकरी घोटाले में कार्रवाई की गई है। ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। बिहार सहित 6 राज्यों में छापेमारी हुई। मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में रेड की गई है। कोलकाता, केरल और तमिलनाडु में भी छापेमारी की गई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी टीम पहुंची थी, जहां छापेमारी हुई है। देश में कुल 15 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। शुरुआती जांच में रेलवे से जुड़ा ये घोटाला बताया जा रहा है और घोटाले की आंच में 40 से ज्यादा सरकारी विभाग। कार्रवाई में कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी कार्रवाई ईडी की देखने को मिली है। बिहार सहित कई राज्यों में छापेमारी की गई है। रेलवे फर्जी घोटाला मामले में ईडी आज जो है वो बड़ी कार्रवाई की है। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर सहित देश के 6 राज्यों में ये छापेमारी की कार्रवाई जो है वो ईडी की तरफ से किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय के जो आधिकारिक सूत्र हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो है बिहार के साथ साथ देश के 6 राज्यों में एक साथ छापेमारी जो है वो चल रही है। ईडी ने संगठित जालसाज गिरोहों के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। शुरुआती जांच में यह घोटाला रेलवे से जुड़ा नजर आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ा
इसका दायरा 40 से अधिक सरकारी विभागों तक फैला हुआ अब मिलने लगा है। ईडी की टीम जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कुल 15 ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है। इन ठिकानों से फर्जी नियुक्ति पत्र, डिजिटल दस्तावेज, बैंक लेन देन से जुड़े सबूत और इलेक्ट्रिक डिवाइस बरामद जो है वो होने की संभावना जताई गई है और इसी को खंगाला जा रहा है। बताते ये चले कि ईडी की इस कार्रवाई को राज्य और केंद्र सरकार की ओर से एक सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। बताते चले कि फिलहाल जो जांच है वो जारी है और आने वाले दिनों में और कई बड़े खुलासे जो है, चौंकाने वाले खुलासे जो है वो सरकारी नौकरियों में विभिन्न विभागों में किस तरह से गड़बड़ियां की गई है उसके खुलासे होने की संभावना नजर आ रही है। बहरहाल जो छापेमारी की कार्रवाई है वो बदस्तूर बिहार समेत 6 राज्यों में जारी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। गया जी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पटना DRI ने बड़ी कार्रवाई की। करोड़ों के हाइड्रोपोनिक गांजे के साथ यात्री गिरफ्तार किया गया है। बरामद नशीले पदार्थ का वजन कुल 8 किलोग्राम बताया जा रहा है, जो करोड़ों की भी बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक थाई एवरेज की उड़ान से एक संदिग्ध यात्री बैंकॉक से गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। खुफिया इनपुट के आधार पर DRI की टीम पहले से अलर्ट थी और यात्री के आने के साथ ही उसकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। जांच के दौरान यात्री के सामान की गहन तलाशी ली गई, जिसमें उसके बैग से करीब 8 किलोग्राम विदेशी गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान महाराष्ट्र के रहने वाले आकाश श्रीचंद सोहांडा के रूप में की गई है। मामले को लेकर गया एयरपोर्ट के निदेशक अवधेश कुमार का कहना है कि पटना से आई DRI टीम ने एयरपोर्ट प्रशासन को बिना पूर्व सूचना दिए गिरफ्तारी की। बिहार के कई कोर्ट को धमकी मिली है। पटना सिविल कोर्ट को धमकी मिली और इसके साथ ही अलग अलग कोर्ट को भी धमकी दी गई है। किशनगंज सिविल कोर्ट को भी धमकी दी गई है। गया सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई और इन सभी सिविल कोर्ट में ईमेल के माध्यम से ये धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद कोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड से पूरे कोर्ट परिसर की सघन जांच भी की जा रही है और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ATS की टीम पटना सिविल कोर्ट पहुंची है, जहां जांच पड़ताल की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, कई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसमें पटना सिविल कोर्ट के साथ साथ किशनगंज कोर्ट और गया सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां धमकी मिलने के बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। यहां प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सिविल कोर्ट देखें, पटना का सिविल कोर्ट, जहां ATS की टीम पहुंची हुई है और मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। डॉग स्क्वाड से पूरे कोर्ट परिसर की सघन जांच कराई जा रही है। गया जी के सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई और इस धमकी के बाद से प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट है। और साथ ही साथ आपको बता दें, अररिया से भी बड़ी खबर है। अररिया कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और डिस्ट्रिक्ट जज को इसके लिए ईमेल आया था। SP ने इसकी जानकारी दी है। कोर्ट की तलाशी पुलिस की टीम ले रही है और अभी तक कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है, लेकिन प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। SP ने इस बात की जानकारी दी कि डिस्ट्रिक्ट जज को ईमेल आया था और ईमेल के जरिए बम से कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। हालांकि प्रशासन की टीम मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। अन्य स्रोत से एक मैसेज आया था हमारे पास, ईमेल का मैसेज था कि लेकिन उसमें कंटेंट जो था वो तमिलनाडु के स्टेट का था कंटेंट उसमें, और उसमें था कि कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दिया गया था। और चूंकि वो मेल डिस्ट्रिक्ट जज जो है अररिया, उनको भी मेल किया गया था। इसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों के द्वारा अभी कोर्ट का पूरा सघन रूप से जांच किया गया है। कहीं से कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई है और खुद सदर SDPO के द्वारा भी मॉनिटर किया जा रहा है और जाके उसका सिक्योरिटी ऑडिट भी किया गया है। पटना सिटी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। पटना सिटी में भी कोर्ट को धमकी मिलने के बाद अलर्ट पर प्रशासन की टीम दिख रही है। पटना सिविल कोर्ट को धमकी मिली, बम स्क्वाड की टीम अभी सिविल कोर्ट पहुंची हुई है। न्यायालय परिसर में चप्पे चप्पे की जांच की जा रही है। जांच में सब कुछ फिलहाल सामान्य नहीं पाया गया है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना सिटी से बड़ी खबर, कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट है। पटना सिविल कोर्ट में फिलहाल डॉग स्क्वाड की टीम मामले की जांच पड़ताल कर रही है। न्यायालय परिसर में चप्पे चप्पे की जांच जारी है। हालांकि अभी तक जांच में सब कुछ सामान्य पाया गया है। पटना सिविल कोर्ट ही नहीं बल्कि दानापुर में भी कोर्ट को धमकी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। धमकी मिलने के बाद व्यवहार न्यायालय परिसर को तुरंत खाली करा दिया गया। आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसके बाद बम निरोधक दस्ता और खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी ली जा रही है। और आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों की वजह से फिलहाल कुछ समय के लिए न्यायालय का कामकाज प्रभावित रहा। कई मामलों की सुनवाई भी स्थगित करनी पड़ी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल सूचना संदिग्ध लग रही है। अगर ये अफवाह पाई गई तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार के 3 कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और इस धमकी के मद्देनजर भागलपुर कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। कोर्ट के सभी मुख्य द्वारों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। मेटल डिटेक्टर मशीनों से आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। साथ ही आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के जरिए कड़ी निगरानी की जा रही है। बिहार के 3 न्यायालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद भागलपुर न्यायालय परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो न्यायालय का मुख्य गेट है वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और न्यायालय के अंदर आने वाले लोगों को कड़ी सुरक्षा के बीच से ही गुजरना पड़ रहा है। पहले मेटल डिटेक्टर मशीन के जरिए, उसके बाद फिर जो मुख्य गेट पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं वो हैंड मेटल डिटेक्टर मशीन से उनकी जांच कर रहे हैं और उसके बाद सघन जांच पड़ताल के बाद सभी को न्यायालय परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है। बता दें कि बिहार के 3 न्यायालय पटना सिटी, गया और किशनगंज न्यायालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद से भागलपुर न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये भागलपुर कोर्ट की तस्वीर है, जहां देखिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और जो भी लोग कोर्ट पहुंच रहे हैं उनकी सख्त जांच की जा रही है। और इस बीच आपको खगड़िया से बड़ी खबर बताते हैं। डीएम ऑफिस में जमकर हंगामा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे और सभा कक्ष में पहुंचकर हंगामा किया है। भारी संख्या में पुलिस बल की मौके पर तैनाती के बाद प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट से निकलकर बाहर सड़क जाम करते हुए नजर आए। रेप के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग ये सभी कर रहे हैं। बुधवार को 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। वहीं सदर एसडीओ ने पूरे मामले को शांत कराते हुए कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, जल्द ही स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए सभा कक्ष के अंदर जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। डीएम ऑफिस में जमकर हंगामा किया गया है और साथ ही साथ डीएम ऑफिस के अंदर घुसकर इन लोगों ने सभा कक्ष में जाकर प्रदर्शन किया है, जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। रोड पूरा ग्रामीण जो है, पूरा सारा ग्रामीण हम लोग डीएम और एसपी से मिलने के लिए आए हैं। हमारी बच्ची जो है, गांव की बच्ची को नृशंस हत्या कर दिया गया बलात्कार के बाद। हम अपना बच्ची के लिए न्याय मांगने के लिए आए हैं। स्पीडी ट्रायल का मांग करते हैं, तत्काल फांसी हो, परिवार को मुआवजा हो, थाना प्रभारी सस्पेंड हो। से हम लोग यही मांग करते हैं। पूरे जिला में एसवाइकर पूरा फैल गया है, इस पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और दोषी को तत्काल फांसी मिलना चाहिए, जब ये आक्रोश बंद होगा, नहीं तो यह नहीं बंद होगा। कार्रवाई है उसको स्पीडी ट्रायल में करके उसको किया जाए। कितने लोग की एग्जैक्ट संख्या तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जांच अभी प्रक्रियाधीन है, लेकिन अरेस्टिंग हुई है। एसमैकर की संख्या वहाँ अधिक है ऐसा? उस पर अभी एक्साइज टीम को निर्देश दिया गया है कि वहाँ पे वो अभी टीम निकल भी गई है रेड करने के लिए, और भी कुछ सूचना मिली है हम लोगों को, हम लोग उस पर भी कार्रवाई।
और न्यूज 18 संवाददाता दिग्विजय अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिग्विजय, क्या है ताजा अपडेट, क्या मौके पर स्थिति बनी हुई है अभी? जो सदर एसडीओ है उनके पहुंचने के बाद और जो आक्रोशित लोग थे उनको समझाने के बाद मामला तो शांत हो गया है, लेकिन जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में जो आंदोलनकारी थे सड़क पे पूरा प्रदर्शन करते हुए डीएम और एसपी से उनको मिलना था, उसके कारण वो लोग समाहरणालय पहुंचे थे। उसके बाद चूंकि डीएम एसपी वहां नहीं थे, उसके बावजूद ये लोग जबरदस्ती गेट खुलवा करके सीधे अंदर में प्रवेश कर गए और सभा कक्ष में जो है वहां प्रदर्शन करते हुए वहां पर निकले हैं। कहीं भी प्रशासन वहां पर नजर नहीं आई। उसके बाद जो सदर एसडीओ पूरे सुरक्षा बल के साथ जब वहां पहुंचते हैं, उसके बाद आंदोलनकारी को समझाते हैं, वहां से फिर मामला को शांत किया जाता है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो बात बताई जा रही है उसमें कुछ उपद्रवी तत्व थे जो भीड़ को आक्रोशित करते हुए समाहरणालय में जो है प्रवेश किए थे और सभा कक्ष में प्रवेश किए थे, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। एसपी से जो बात हुई है, जो भी घटना घटी है उसमें कार्रवाई की गई है और स्पीडी ट्रायल के तहत जो है तो जो दोषी है उनको सजा दिलाई जाएगी। लेकिन जो भीड़ है आक्रोशित है, उनको लगातार ये मांग है कि थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। उसको लेकर के भीड़ पूरा काफी आक्रोशित रही, समाहरणालय पे प्रदर्शन किया काफी देर। उसके बाद जो समाहरणालय अंदर है प्रवेश करके वहां पर और देख सकते हैं किस तरह से जो भीड़ है सीधे सभा कक्ष में प्रवेश। ठीक है दिग्विजय, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और समस्तीपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। समस्तीपुर जिले के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बखरी बुजुर्ग गांव में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान बालेश्वर शाह के रूप में हुई है। परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत का गंभीर आरोप लगाया। मृतक के बेटे बबलू शाह ने बताया कि 1 जनवरी को उसके पिता ने शराब पी थी, जो ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से मंगाई गई थी। शराब पीने के बाद उनकी तबियत अचानक बिगड़ गई। हालांकि परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही बालेश्वर शाह का अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना के बाद मृतक के बेटे बबलू शाह की भी तबियत बिगड़ गई। परिजनों का दावा है कि जहरीली शराब के असर से उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। फिलहाल बबलू शाह को समस्तीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है और हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है।